नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल को लेके है और अभी हम स्पेशली व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल के बारे में बात करने वाले हैं। अभी इंडिया और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन काफ़ी ख़राब हो रहे हैं और इस बीच भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट के साथ स्ट्राइकर व्हीकल को भी खरीदने के लिए डील को लेकर बातचीत किया जा रहा है और ये व्हीकल का सोर्स कहीं ना कहीं कनाडा भी है। तो क्या यहाँ पर भारत को अपनी WHV व्हीकल को चूज करना चाहिए या फिर कनाडा या US मेड स्ट्राइकर व्हीकल की खरीदने को सपोर्ट करना चाहिए? आज हम इसी मुद्दे पर थोड़े डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं WHV व्हीकल के बारे में। WHP यानी कि व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म भारत का पहला इंडिजिनसली डेवलप किया हुआ 8x8 MPVS व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल है और ये एक वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है जो रिकॉनेंस, इन्फेंट्री सपोर्ट और फायर सपोर्ट जैसे और भी कई तरह के रोल में काम कर सकता है। इसका डिजाइन DRDO ने टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर बनाया था और ये एक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है और मॉड्यूलर होने का मतलब ये है कि इसमें हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वेपन्स को और कम्युनिकेशन सिस्टम को या किसी भी तरह के सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब सवाल ये कि जब हमारे पास WHV व्हीकल मौजूद है तो हमें सेम सेगमेंट में इंपोर्टेड सिस्टम को खरीदने की क्या ज़रूरत है, जो कि कई मामले में हमारे WHV व्हीकल से पीछे भी है। इस पर हम पहले भी कई बार डिस्कशन कर चुके हैं और हमारी जो डिफेंस लवर्स की कम्युनिटी है उनको भी कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह कि WHV व्हीकल को सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी अभी इंटरेस्ट मिलने लगा है। रिसेंटली मोरक्को की तरफ से पहले बैच में ऐसे करीब 150 व्हीकल को खरीदने का फैसला किया और अभी आगे चल के वो इसकी 400 से ज़्यादा यूनिट को ऑर्डर करने का प्लान बना चुके हैं, जो ये दिखाता है कि WHV व्हीकल एक एक्सपोर्ट वर्दी प्लेटफॉर्म बन चुका है और टाटा महिंद्रा ग्रुप और हमारी कल्याणी जैसे कई इंडियन डिफेंस फर्म अपने अपने वेरिएंट पर इस पर काम कर रहे हैं, जो कि इसके अलग अलग वेरिएंट को बना रहे हैं, जिससे इस व्हीकल की वैरायटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब जब इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशन टेंस होते जा रहे हैं तो इंडस्ट्रियल पार्टनर जैसे कि टाटा और महिंद्रा की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अपील किया जा रहा है कि स्ट्राइकर व्हीकल को खरीदने की प्लान को रिकंसिडर किया जाए, क्योंकि आगे चल के अगर हमारा डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ जाता है तो इसमें हमको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स भी अभी ये कह रहे हैं कि हमें कनाडा और US बेस्ड किसी डिफेंस एसेट्स को खरीदने के बारे में डिस्कशन और रीथिंक करना चाहिए, क्योंकि इंडिजिनस WHP प्रोग्राम के तहत हमारे पास पहले से एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव मौजूद है जो कि इंडिजिनस सिस्टम है। और रिसेंटली देखा गया कि भारत और कनाडा के बीच जो टेंशन चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उस मुद्दे में US की तरफ से कनाडा को सपोर्ट किया जा रहा है, जिस वजह से अभी ये सजेशन दिया जा रहा है कि अब स्ट्राइकर व्हीकल की डील को फॉर्मली कैंसिल कर दिया जाए और बदले में हमारे इंडिजिनस सिस्टम को सपोर्ट किया जाए। अगला अपडेट तेजस की एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी को लेके है। अभी तक भारत को तेजस को एक्सपोर्ट करने का 1-2 मौका मिला था, जहां पर भारत को तेजस को एक्सपोर्ट करने में कोई खास सफलता हासिल नहीं हुआ है। आज हम एक एक्साइटिंग और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं, जो इंडिया और ब्राज़ील के बीच हो सकती है और इससे भारत को तेजस को एक्सपोर्ट करने का मौका भी मिल सकता है और सेम टाइम पर ब्राज़ील को भी फायदा हो सकता है। ब्राज़ील अभी अपने पुराने एयरक्राफ्ट की फ्लीट को रिप्लेस करने का प्लान बना रही है और इंडिया के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जहां पर हम अपने तेजस MK1 प्लेटफॉर्म को ब्राज़ील को ऑफर कर सकते हैं। ब्राज़ील के पास अभी 40 से ज़्यादा F5 और 20 MX एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और अभी ब्राज़ील की तरफ से इनको रिटायर करने के बारे में सोचा जा रहा है और इनके बदले में नए एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ब्राज़ील अपने पूरे फ्लीट को ग्रिपन E से रिप्लेस करेगा या फिर एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन के बारे में सोचने लगेगा, क्योंकि पहले से ही ब्राज़ील की तरफ से ग्रिपन को ऑपरेट किया जा रहा है, तो सेम प्लेटफॉर्म को एक्वायर करना ब्राज़ील के लिए एक सुइटेबल ऑप्शन होने वाला है। लेकिन ग्रिपन E की जो यूनिट कॉस्ट है वो ग्रिपन की पुराने वेरिएंट से काफ़ी ज़्यादा है, जो कि तेजस MK1 के मुकाबले लगभग 2 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर तेजस MK1 को भारत चाहे तो एक कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव सोल्यूशन के तरह ब्राज़ील को ऑफर कर सकता है। अब सवाल उठता है कि ब्राज़ील तेजस MK1 को क्यों खरीदेगा? अब तेजस MK1 भले ही ग्रिपन से थोड़ा सस्ता होने वाला है, लेकिन तेजस MK1 वहीं पर वो सभी वेपन के साथ आने वाला है जो ब्राज़ील की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम होने वाला है। और इसके साथ यहाँ पर भारत एक स्पेशल गेम भी प्लान कर सकता है, जिस वजह से ब्राज़ील तेजस को खरीदने में इंटरेस्ट दिखा सकता है। तो अभी ब्राज़ील की एम्ब्रेर की तरफ से भारत की मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की टेंडर में अपनी
C-390 एयरक्राफ्ट को ऑफर किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर ब्राजील को ये ऑफर दिया जाता है कि हम हमारी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की टेंडर में C-390 एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट करने वाले, लेकिन बदले में ब्राजील को तेजस को खरीदना पड़ेगा, तो ये एक डील हो सकती है। और इस डील को और भी मजबूत बनाने के लिए एक और ऑफर भी दिया जा सकता है, जिसमें तेजस MK1 की डील के साथ हम इसकी TOT और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को ब्राजील को ऑफर कर सकते हैं, और बदले में ब्राजील को C-390 एयरक्राफ्ट के साथ हमें सेम ऑफर देना पड़ेगा। और ऐसा करने से हम दोनों को फायदा होने वाला है, क्योंकि हम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बनाने के सेगमेंट में काफी पीछे हैं, और ऐसा करने से हमको इनिशियल काफी बूस्ट मिल सकता है और जल्दी इस सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं। साथ ही ब्राजील को भी सेम तरीके से फायदा होगा, क्योंकि उनको अभी फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने का कोई खास अनुभव नहीं है, तो वो जल्दी ही फाइटर एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी हासिल कर सकते हैं। अगला अपडेट प्रेडेटर ड्रोन को लेके। रिसेंटली इसको लेके भारत और यूएस के बीच एक डील को फाइनल किया गया, जिसमें भारत 31 प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने वाला है। अभी इसको लेके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आया, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो रिसेंटली पता चला था कि भारत की तरफ से जो प्रेडेटर ड्रोन खरीदे गए हैं, इसके अंदर गैटलिंग गन को इंटीग्रेट करके भारत को डिलीवर किया जाएगा, और टेक्निकली भारत पहला प्रेडेटर ड्रोन का ऑपरेटर होने वाला है, जिनकी प्रेडेटर ड्रोन्स में M134D मिनीगन मौजूद होने वाला है। ये एक अमेरिकन ओरिजिन 7.62 × 51 mm स्टैंडर्ड की NATO कैलिबर का 6 कैलिबर रोटरी मशीन गन है, जो अपनी हाई रेट ऑफ फायर की वजह से काफ़ी जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो गन है ये 1 मिनट के अंदर 6000 राउंड तक फायर कर सकता है। इसकी गैटलिंग स्टाइल रोटेटिंग बैरल सिस्टम को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक मोटर से पावर मिलती है, जो कि इसको हाई स्पीड और सस्टेन्ड फायरिंग रेट को प्रोवाइड करता है, और इसी वजह से इसको मिनी गन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हाई कैलिबर अम्युनिशन के बदले राइफल अम्युनिशन का इस्तेमाल होता है। अब सोचिए, अगर ऐसी पावरफुल गन को प्रेडेटर ड्रोन के साथ इंटीग्रेट किया जाए तो इनका कॉम्बैट रोल में क्या इफेक्टिवनेस आएगा। ये पहली बार होगा कि किसी भी कंट्री के प्रेडेटर ड्रोन में DAP 6 कैटेगरी की गन पाउडर को इस्तेमाल किया जाएगा, और इसमें इंडिया लीड कर रहा है। यानी कि इससे पहले किसी के प्रेडेटर ड्रोन में इस तरीके की गन पाउडर को इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका मतलब ये कि इंडिया के ड्रोन सब क्लोजर सपोर्ट रोल को और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे, यानी कि करीब आके मशीन गन से फायरिंग को प्रोवाइड कर पाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि इन ड्रोन्स को मेनली हाई एल्टीट्यूड में रखकर सर्वेलेंस और दुश्मन पर हेलफायर जैसे मिसाइल से स्ट्राइक करने के लिए डेवलप किया गया था। अगर हम इनमें गन पाउडर को इस्तेमाल करेंगे और क्लोजर सपोर्ट के लिए मिनी गन का इस्तेमाल करेंगे, तो इनको लो एल्टीट्यूड में आना पड़ेगा और हेलीकॉप्टर की तरह क्लोजर सपोर्ट को प्रोवाइड करना पड़ेगा, और तब जाके गन काम आने वाले। और ऐसा करना इन ड्रोन के लिए बिल्कुल सही नहीं होने वाला है, क्योंकि लो एल्टीट्यूड में आने से इनको कोई भी आसानी से मैनपैड की मदद से मार के गिरा सकता है, और इन ड्रोन्स में मिनी गन का इस्तेमाल करने का ये एक मेजर डिसएडवांटेज बनने वाला है। वो बात अलग है कि अगर हम दुश्मन की ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए इस मिनी गन का इस्तेमाल करते हैं, ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन हो सकता है, और नेवी के लिए एंटी पायरेसी मिशन में ये काम आ सकता है। लेकिन जंग जैसे हालात में इसका ग्राउंड अटैक के लिए इस्तेमाल करना, प्रेडेटर ड्रोन को कैमिकेजी ड्रोन की तरह इस्तेमाल करना होने वाला है। अगला अपडेट हाइपरसोनिक मिसाइल को लेके, और अभी हम भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो अभी भारत की तरफ से 2 अलग अलग कैटेगरी की हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने पर प्रोग्राम पर काम करना स्टार्ट किया जा चुका है, जिसमें एक ब्रह्मोस की हाइपरसोनिक वेरिएंट है, तो दूसरा अभी DRDO की तरफ से डेवलप किए जा रहे HST-DB प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ है। अब अभी हम खास करके DRDO की हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। अब DRDO की जो हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम होने वाली, इसकी रेंज लगभग 1000 किलोमीटर तक होने वाली है, और इनिशियली इसकी प्रोडक्शन को 2030 से पहले स्टार्ट करने का प्लान किया जा चुका है। इसको भी 2 डिफरेंट फेज में डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें पहले फेज में इसकी जो वेरिएंट को बनाया जाएगा, यानी कि 2030 के अंदर इसकी जिस वेरिएंट को ऑपरेशनल किया जाएगा, उसका मैक्सिमम स्पीड Mach 5 तक होने वाला है। लेकिन आगे चल के DRDO की तरफ से इस मिसाइल की स्पीड को डबल डिजिट में ले जाने का प्लान किया जा रहा है, यानी कि इनकी स्पीड Mach 10 से ज़्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है, और ये दुनिया की सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल बनने वाला है। और यहाँ तक कि रशिया की जिरकॉन मिसाइल से भी ज़्यादा खतरनाक होने की बात DRDO की तरफ से कहा जा रहा है, जिस वजह से कोई भी एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम का इनको इंटरसेप्ट कर पाना लगभग नामुमकिन बनने वाला है। फिलहाल इस मिसाइल की 2 मेजर वेरिएंट को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें से एक इसकी शिप बेस्ड वेरिएंट होने वाली और एक इसका
लैंड बेस्ड वेरिएंट होने वाला है, लेकिन आगे चल के 2030 के बाद इसकी एक सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट को भी डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें तो ये विंग्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगा जो लिफ्ट जनरेटिंग सेंटर बॉडी के साथ डिजाइन किया जा रहा है। इसमें पहले एक बूस्टर स्टेज होगा जो सॉलिड फ्यूल इंजन की मदद से मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड को हासिल करने में मदद करेगा। इसके बाद एक स्क्रैमजेट मोटर होगा जो लिक्विड फ्यूल की मदद से चलेगा और ये मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड में चलने में मदद करेगा। और जब ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव करेगा तो मिसाइल के अराउंड एयर प्रेशर की मदद से एक प्लाज्मा क्लाउड क्रिएट होगा जो रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कोई भी रडार सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और इसी चीज को प्लाज्मा स्टेल्थ कहा जाता है और इसी वजह से इसको दुनिया का सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल भी कहा जाने वाला है, क्योंकि इसको कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता और इसको इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।